ओके, सो शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको सीखने हैं। नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले तो क्या सीखना पड़ेगा? एसिडिक नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसे है भाई एसिडिक? तो एसिड के अंदर अगर आप मेटल डालोगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक्टिव मेटल डाल दो जैसे कि सोडियम, तो ये सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्या बना देगा? खुद सॉल्ट बना लेगा। सोडियम अल्केनोएट प्लस कौन सा गैस इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, राइट। चलो, अगर आप इसके अंदर डाल देते हो NaOH, ये एसिड है। NaOH कैसा होता है? बेस। तो एसिड बेस क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। H की जगह कौन आ जाएगा? Na, RCOO माइनस Na प्लस क्या बनेगा? वाटर। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये दोनों रिएक्शन तो अल्कोहल भी करते हैं, अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं। अल्कोहल में भी सोडियम डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। अल्कोहल का भी एसिडिक नेचर का थियरी था, अगर आपको याद हो तो। अल्कोहल भी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बना के हाइड्रोजन गैस निकाल लेते, कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकालता है। तो कौन ज्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्यों? तो यहां पे एक रिएक्शन लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वीक बेस के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके बना लेता है सॉल्ट, RCOO प्लस H2O प्लस विच गैस विल इवॉल्व? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। अब अगर मैं अल्कोहल के अंदर NaCO3 डालता ना तो कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर तुम अल्कोहल लेते ROH और अल्कोहल के अंदर अगर बेटा आप NaCO3 डालते, अगर आप अल्कोहल में डालते NaCO3 तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जहां से आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर आपको कंपाउंड दिया है और आपको कंफ्यूजन है कि अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा उसमें NaCO3 डाल देंगे। अगर एफरवेसेंस हुआ CO2 का तो समझ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर एफरवेसेंस नहीं हुआ NaCO3 के साथ तो अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो इसको आप यूज कर सकते हो to distinguish between alcohol and carboxylic acid। क्लियर बेटा? क्लियर है ये सबको, राइट। सो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एफरवेसेंस ऑफ CO2। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स effervescence of CO2 gas with NaHCO3 और Na2CO3। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, चलिए हमें समझना यह है कि एसिडिक क्यों है नेचर में, एसिडिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो एसिडिटी को गवर्न करते हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक अल्कोहल इवॉल्व हाइड्रोजन विथ मेटल and form salt with alkali similar to phenol। ये दोनों रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल to evolve hydrogen gas and react with alkali to form the salt। ओके, दोनों काम अल्कोहल भी करते हैं। However, unlike phenol, they react with weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonate to evolve carbon dioxide gas। Third reaction, and this reaction is used to detect the presence of carboxylic group in an organic compound। Do you understand this everyone? कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, जो फिनॉल या अल्कोहल देता नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डीएसोसिएट इन वाटर, समझना ध्यान से, टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। चलिए बेटा, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसको डाल देते बेटा पानी में,
ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, अपना एच किसको दे देगा, पानी को। अपना एच किसको दे देगा, पानी को। क्या बन जाएगा बेटा ये H3O+। और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं तो रिएक्शन कैसा रहता है, रिवर्सिबल। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ने बेटा H+ दे दिया तो बचा क्या, RCOO-। H+ दे दिया तो बचा क्या, O-। यहां होगा बेटा रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन यहां, ऑक्सीजन यहां पे रख के डबल बॉन्ड बना लेगा। सो आपका जो दूसरा बॉन्ड है और जो नेगेटिव चार्ज है वो घूमता रहेगा। सो वी कैन हैव अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन, कार्बन कहां चला गया, RC, सिंगल बॉन्ड तो है ही बेटा, दूसरा बॉन्ड घूमता रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी घूमता रहेगा, ऊपर नीचे घूमता रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा कौन सा आयन बनाइए, कार्बोक्सिलेट आयन। कैसा आयन बनाइए, कार्बोक्सिलेट आयन, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ध्यान दीजिएगा बेटा। राइट, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं डीएसोसिएशन कांस्टेंट K। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा डीएसोसिएट होगा। अगर एसिड वीक होगा तो कम आयन प्रोड्यूस करेगा, कम डीएसोसिएट होगा। तो कितना एसोसिएट होगा, कितना डीएसोसिएट होगा, ये आपको पता चलेगा बाय एसोसिएशन और डीएसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, H3O+ और कौन है प्रोडक्ट में, कार्बोक्सिलेट आयन, डिवाइड बाय रिएजेंट। रिएजेंट में कौन है बेटा, वाटर, और कौन है रिएजेंट में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट के मिला के जो बनता है उसे कहते हैं हम डीएसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka। एंड दिस Ka विल बी इक्वल टू व्हाट, H2 ऊपर चला गया तो Ka में क्या बचा बेटा, H3O+, RCOO- डिवाइड बाय क्या बच गया यहां पे, RCOOH। तो ये हो गया एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा इसे हम, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, राइट। चलो नाउ एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। क्योंकि जितना ज्यादा एसोसिएशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा आपको H3O+ आयन मिलेगा, उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा, राइट। तो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है वो कहां से पता चलेगा आपको, Ka के वैल्यू से। और एक और टर्म होता है pK, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी लिखा था। एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। व्हाट इज pKa, pKa इज माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka। pKa क्या होता है बेटा, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka। जस्ट एक एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एसिड है बेटा, जस्ट फॉर एग्जांपल से वी हैव एसिड 1 एंड एसिड 2, राइट। अगर मान लो एसिड 1 का कांस्टेंट है 10⁻³ और एसिड 2 का कांस्टेंट है लेट्स से 10⁻⁻6, तो बोलो किसमें से ज्यादा आयन बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में से, क्योंकि वो 10⁻³ है, वो तो 10⁻6 है। अगर इसका pKa निकालेंगे, pKa मतलब इसका लॉग निकालो, लॉग निकालेंगे तो -3 आगे आ जाएगा। ऑलरेडी साइन में माइनस होता है, यहां पे देखो फॉर्मूला में, माइनस इंटू -3, इसका pKa कितना हो जाएगा 3 और इसका pKa कितना हो जाएगा बेटा 6, समझे। तो यहां पे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, इसका pKa कम है। कौन सा एसिड वीक है, इसका pKa ज्यादा है। तो ये हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, राइट। नाउ वी हैव सम ऑफ द वैल्यूज गिवन, कुछ वैल्यूज आपको दिए हैं। द वैल्यूज आर pKa वैल्यू फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का pKa वैल्यू कितना है, -7। कितना कम है, देखो -7 है। तो अगर इसका आप Ka निकालोगे तो कितना होगा पता है, इसका Ka होगा 10⁻+7, इसका Ka वैल्यू कितना होगा 10⁻+7। चलिए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है बेटा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होगा ये, CF3।
ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, और जिसका पीके वैल्यू कितना है 0.23, याद रखना। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, CF3, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, और उसका पीके वैल्यू कितना आएगा बेटा? 0.23। राइट, और कुछ देखते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, उसका पीके वैल्यू कितना है? 4.19। एसिटिक एसिड कितना है? पीके वैल्यू 4.76। सो हु इज स्ट्रॉन्ग, बेंजोइक और एसिटिक? बेंजोइक इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बेंजोइक का पीके वैल्यू कम है, जिसका पीके कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। राइट, तो कौन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग है? बेंजोइक और एसिडिक में से, याद रखना। बेंजोइक एसिडिक में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? बेंजोइक। चलिए अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी रेंज दी है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका पीके लेस देन 1 होता है। अगर एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है तो पीके वैल्यू 1 से 5 होता है। अगर एसिड वीक है तो पीके 5 से 15 होता है। और अगर एसिड बहुत ही वीक है तो पीके वैल्यू कितना ज्यादा हो जाएगा? 15 हो जाएगा। रेंज याद रखेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड पीके लेस देन 1, स्ट्रॉन्ग एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग 1 से 5, वीक 5 से 15, बहुत वीक एसिड 15 से भी ज्यादा हो जाएगा पीके का वैल्यू। चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन ज्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के फिनॉल? ध्यान से समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। सो बेटा अभी जो हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये अपना H+ निकाल देता है, और जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट? यस और नो? 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरह से। और अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसको हैंडल करना है? ऑक्सीजन को। यहां से सीधा नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? ऑक्सीजन के पास। कार्बन को कोई भी नेगेटिव चार्ज हैंडल करना नहीं है। अब कार्बन जो है ना, वो खुद कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को हैंडल वही कर सकता है जो खुद कैसा हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन आराम से इस नेगेटिव चार्ज को संभाल लेगा। व्हाट इज हैपनिंग इन फिनॉल? थोड़ा फिनॉल को देखते क्या हो रहा है। फिनॉल इज दिस, राइट? चलो फिनॉल को पानी में डालेंगे, H+ निकाल के क्या बनाएगा बेटा? ये फिनॉक्साइड आयन। चलाएंगे रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया इधर, राइट? यहां हो गया डबल बॉन्ड। फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आएगा? पैरा पे। एक ही डायरेक्शन में हम घुमाते हैं, राइट? आई होप आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आता ही है, सबको आता है ना? नहीं चाहिए। यहां पे आई इलेक्ट्रॉन पेयर, चले फिर इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कहां जाएगी? ऑर्थो पे। लास्ट में वापस इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा लेगा। समझे आप यहां तक? ऑक्सीजन ने वापस इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए। प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम यह है कि यहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन को हैंडल करना पड़ रहा है। कैन यू सी दैट? रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसको हैंडल करना पड़ रहा है? कार्बन को। अब कार्बन खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कार्बन इतना इफेक्टिवली ये नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा। मतलब ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर इतने ज्यादा स्टेबल या इफेक्टिव नहीं है जितना स्टेबल ये है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये रिवर्स जाने वाला नहीं है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके कंपेयर में कम स्टेबल है, तो रिएक्शन कहां जा सकता है? रिवर्स। अगर रिवर्स गया तो वापस H+ जो निकला है वो सारा कंबाइन हो जाएगा वापस। जो भी H+ या H3O+ निकला है वो कंबाइन हो जाएगा, राइट? यहां पे लिख देंगे, इधर H3O+ लिख देते, पानी डाला है ना हमने। तो बेटा इसका रीजन कहां लिखेंगे? डू वी हैव अ स्पेस? ये रहा, देखो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको ख्याल रहे। यहां पे इन तीनों स्ट्रक्चर में देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन
less electronegative. Let's write electropositive. Negative charge on electropositive carbon, right? Which will not stabilize the negative charge. ठीक है बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ओनली ऑन, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, जो उसको अच्छे से हैंडल कर लेगा, विच स्टेबिलाइज इट इफेक्टिवली। समझ आया बेटा आपको? तो बेटा फिनॉल भले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बना रहा है, बट उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर इतने इफेक्टिव नहीं है जितने इफेक्टिव इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड? तो एग्जाम में आए तो आपको ऐसे लिखना है। चलो इसका स्टेटमेंट, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, and in carboxylate negative charge is at the more electronegative oxygen atom. The negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atom in carboxylate ion. तो कार्बोक्सिलेट में नेगेटिव चार्ज कहां पर है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास है, जबकि फिनॉल में क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन में has a non-equivalent resonance structure in which the negative charge is at the less electronegative carbon. नेगेटिव चार्ज किसको हैंडल करना है, कार्बन को, इधर नेगेटिव किसको हैंडल करना है, ऑक्सीजन को। इट इज लेस इफेक्टिवली delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion. यहां पे नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज हो रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाकी सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के बीच में डिलोकलाइज हो रहा है, जो इतना इफेक्टिव नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? कैन यू गेट दिस? आगे ना? ओके चलो, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई और ग्रुप आता है तो इफेक्ट क्या होगा? तो बेटा थंब रूल तो ऐसा कहता है कि -I ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, +I ग्रुप एसिडिटी घटाता है। ऐसा क्यों? तो चलो देखो ऐसा क्यों। कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका आपने H निकाल दिया, क्या करा उसका आपने H निकाल दिया, फिर क्या बचा यहाँ पे O-, और ये O- में क्या होता रहता है बेटा, रेजोनेंस, और अभी हमने लिखा कि ये दूसरा बॉन्ड घूमता रहेगा और यहां कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव, आगे ना, राइट? अब यहां पे अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को ये भी खींच रहा है, मतलब अब जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज्यादा अच्छे से डिलोकलाइज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज को हैंडल करना था, पहले नेगेटिव चार्ज को हैंडल कौन कर रहे, दो ऑक्सीजन। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ गया तो वो भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के उसको लोकलाइज करने में या डीलोकलाइज करने में मदद करेगा। मतलब यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पे नेगेटिव चार्जेस डीलोकलाइज्ड, right? Hence stability will increase, yes or no? Hey, what happen if there is a +I group? तो ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस के फॉर्म में, ये नेगेटिव चार्ज। अब अगर यहां से कोई ग्रुप आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तब ऑलरेडी इन दोनों को मिला के नेगेटिव चार्ज को हैंडल करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, और नेगेटिव देगा। इनको ऑलरेडी नेगेटिव हैंडल करना है, यहां से और नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, यहां तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो गई तो रिएक्शन कहां जाएगा, रिवर्स।
रिवर्स जाएगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो यहां पे क्या होने वाला है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए चलो स्टेटमेंट देखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी, व्हाई डिक्रीज? बाय डिस्टेबिलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। तो अंकिता, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on oxygen, hence destabilize carboxylate ion. It destabilize the carboxylate ion. Do you understand this everyone? तो जब भी माइनस आई ग्रुप आएगा एसिडिटी बढ़ेगा, राइट? माइनस आई में कौन से ग्रुप होते हैं? एक आपको नाइट्रो याद रखना है हमेशा, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे माइनस आई ग्रुप है। भी आपको एक बड़ा सा, ये देखो, ये पूरा सा आपको ना जबरदस्त रेंज दिया हुआ है, वो पूरा हम स्टडी करेंगे क्या है वो। चलो, इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये सारे माइनस आई ग्रुप है बेटा, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप है? माइनस आई, सबके सब माइनस आई है। तो माइनस आई में बेटा सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा ग्रुप है? CF3। ये CF3 कैसा है पता है? CF3 इज लाइक दिस। अबे सारे फ्लोरीन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सारे फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेंगे बहुत स्ट्रांगली, तो ये कार्बन क्या करेगा? आगे से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है कौन सा? CF3। इसीलिए आपने देखा था कि CF3COOH सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। कैन यू रिलेट दिस? आगे देखते हैं, चलो। उसके बाद कौन आएगा बेटा? NO2। वाई NO2? तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, NO2। यहां से क्या होता है? ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, बदले में नाइट्रोजन आगे से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, राइट? फिर CN ग्रुप में होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है, बदले में कार्बन आगे से इलेक्ट्रॉन खींचता है। फिर आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे कैसे है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, राइट? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फिनाइल रिंग भी कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, क्योंकि फिनाइल रिंग भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है बाय रेजोनेंस। तो माइनस आई में बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? CF3। CF3 के बाद NO2, NO2 के बाद CN के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फिनाइल। इनमें से कोई भी दिखेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अंडरस्टूड? चलो, अब एक पूरा खतरनाक आपको ऑर्डर दिया हुआ है, पूरा कंटिन्यू है, हम लास्ट से शुरू करते हैं, राइट? अगर आप सब में देखोगे ना तो कॉमन क्या है पता है? सबके अंदर एक चीज कॉमन है, और वो क्या पता है? कॉमन चीज है आपके पास C के साथ COOH, और बाकी सारी वैलेंसी ग्रुप्स ने भरी है। देखो सब में ऐसा है, C के साथ COOH है और बाकी सारी वैलेंसी भरी है अब बाकी ग्रुप्स ने। चलो यहां पे देखो, ये रहा आपका COOH, मैं उसको मार्क कर लूंगा COOH। इस C के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस C के साथ आ गया एक CH3। CH3 कैसा होता है? प्लस आई। प्लस आई क्या करता है? एसिडिटी कम कर देता है, आगे ना। चलो यहां देखो, आपके वो कार्बन के बाद COOH और इसकी तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन ने भरी है। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसके पास कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, इसके पास एक प्लस आई ग्रुप आ गया, इसलिए इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखो, ये रहा आपका कार्बन COOH, इसके पास 2 हाइड्रोजन और एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कैसा होता है? माइनस आई। देखो इसके कंपेयर में एसिडिटी बढ़ गई, क्योंकि बेंजीन कैसा है? माइनस आई। माइनस आई क्या करता है? एसिडिटी बढ़ाता है। यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? चलो अब यहां पे देखो, COOH के साथ डायरेक्ट ही बेंजीन लग गया, कार्बन भी नहीं, डायरेक्ट बेंजीन लग गया। तो डायरेक्ट बेंजीन लग गया तो ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक होगा, बनना हो, राइट? ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई, जो डायरेक्ट अटैच है। फर्क देखो बेटा, इसमें COOH के साथ डायरेक्ट बेंजीन है और यहां पे क्या है बेटा? COOH के साथ कार्बन है और उसके साथ बेंजीन है। तो इसमें आपका माइनस आई ग्रुप थोड़ा दूर है, तो इसीलिए उसकी इफेक्ट कम होगी। यहां तो माइनस आई ग्रुप डायरेक्ट COOH पे लगा, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां पे आ जाओ,
ये रहा आपका कार्बन COOH, उसके बाजू में कार्बन है बट साथ में क्लोरीन है। क्लोरीन कैसा है? माइनस है, तो एसिडिटी बढ़ी। अंडरस्टूड? यहां पे आओ। उसके बाद क्या आएगा? HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये आपको पूरा याद रखना है, एक मार्क के एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। राइट, जितना रिलेशन बन सकता है उतना हम बनाएंगे, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ। 2 कार्बन कौन आया? ब्रोमीन। राइट, क्लोरीन ब्रोमीन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्लोरीन। बट वहां क्लोरीन वाला कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक कार्बन छोड़ के है। COOH के बाद 2 कार्बन, उसके बाद क्लोरीन है। यहां पे COOH के बाद सीधे पहले कार्बन पे ही ब्रोमीन है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। COOH, पहले में यहां पर है क्लोरीन, राइट, और दूसरे में COOH। अगर क्लोरीन यहां पर है, हु इज मोर एसिडिक? द फर्स्ट वन। वाई? सो बिकॉज यहां पे -I कैसा है? क्लोज है, और यहां पे -I ग्रुप कैसा है? दूर है। यही अप्लाई होता है +I के लिए भी। +I जितना पास में होगा ना, एसिडिटी कम कर देगा। +I जितना दूर होगा, एसिडिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि +I एसिडिटी को कम करता है। तो जितना पास में होगा उतना ज्यादा एसिडिटी कम करेगा, जितना दूर होगा उतना एसिडिटी ज्यादा रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम BR पे पहुंचे थे। अब इन दोनों को कंपेयर करो बेटा। इनफैक्ट इन तीनों को कंपेयर करो। तीनों में कॉमन क्या है? CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH। राइट, तीनों में -I ग्रुप है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। देखो कौन ज्यादा एसिडिक है? फ्लोरीन वाला, क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है -I में। उसके आगे आ जाओ। यहाँ पे 2 कार्बन ही है। NC फ्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 कार्बन NO2 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 कार्बन, उसके बाद 2 Cl है। 2 बार -I, तो ऑब्वियसली इसका एसिडिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन लगा दिया तुमने। यहां पे आ जाओ, 3 क्लोरीन लगा दिए, और ये सबका बाप कहां गया? CF3 कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट -I है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप ऑर्डर पूरा डिसाइड कर सकते हो एसिडिटी का। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, चल रहा है अभी, तो ये पूरा एसिडिक नेचर ही जा रहा है। चलो यहां पे देखो, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड और विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, both of this will increase the acidity of corresponding carboxylic acid, contrary to the decrease expected due to the resonance effect shown below। ध्यान देना, अगर आपको ऐसा दिया बेटा C डबल बॉन्ड C, और इसके साथ है यहां पे C डबल बॉन्ड OH, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब यहां पे होगा क्या? आपने पहले H को निकाल देना, ठीक है? आपने H को निकाल दिया, क्या बन गया यहाँ पे? O-। अब यहां से क्या होना है? रेजोनेंस होना है। जस्ट चेकआउट, किसको? COOH से ही लिखना है, COOH से ही लिखना है। चलो ये है COOH। अब होगा क्या? ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, बाजू में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा। बराबर? अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी कम कर देता है, बट ऐसा नहीं है। भले ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो भी इसकी एसिडिटी ज्यादा है। क्यों? इसके पीछे का रीजन और कुछ नहीं है, उसके पीछे का रीजन है ये कार्बन जो कैसा है नेचर में? sp2 डबल बॉन्डेड। sp2 कार्बन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या करेगा? ये बॉन्ड जो है ना सिग्मा, उधर से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखेगा। sp2 कार्बन क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। तो इनफैक्ट ये ग्रुप कैसा है? -I है। चेकआउट क्या लिखा है? द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच। खाली इतना ही लिखा है और कुछ लिखा नहीं है। राइट, तो इसमें और अभी चाहो तो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी इसमें बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। इट्स लाइक दिस। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे क्या बनाया है? O-, ये है OH, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर आगे आ चुका है, तो ये क्या हो चुका है? प्लस।
कहाँ गया कार्बन प्लस वाला, ये नहीं, इसके बाजू वाला, ये कार्बन क्या हो चुका है प्लस, राइट। ओके, सो व्हाट हैपन, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, इधर से यहां पे आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, आगे ना। अब रेजोनेंस रिवर्स करेंगे तो ये वापस इलेक्ट्रॉन पेयर रिटर्न करेगा, ये वापस यहां से रिटर्न करेगा, तो वापस अब इधर आ जाओगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि वाई विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, क्यों? तो इसका रीजन क्या है कि अगर डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, बट जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये sp2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, एंड दैट इज व्हाई एसिडिटी विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अंडरस्टूड? चलो लास्ट, द प्रेजेंस ऑफ EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फिनाइल रिंग of aromatic carboxylic acid increase the acidity। माइनस आई क्या करेंगे बेटा, माइनस आई क्या करेंगे, इंक्रीज द एसिडिटी, while इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई क्या करेंगे, ये डिक्रीज द एसिडिटी। तो देखो इन तीनों का, ऐसा आपने फिनॉल में भी सीखा ही था, माइनस आई एसिडिटी बढ़ाता है, प्लस आई एसिडिटी घटाता है। तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख लो बेंजोइक तीनों है। यहां पे OCH3 है, OCH3 में अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जाने देता है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, प्लस आई। यहां कोई ग्रुप नहीं है, यहां पे कौन सा ग्रुप है, माइनस आई, NO2। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, माइनस आई। ज्यादा एसिडिक मतलब pK ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। मोर एसिडिक मीन्स लेस pK, तो देखो इसका pK कितना है 3.41, इसका थोड़ा उससे ज्यादा है 4.19, और इसका pK और बढ़ गया क्योंकि ये वीक एसिड है, इसके कंपेयर में pK कितना हो गया 4.46, राइट। तो माइनस आई ग्रुप जब भी आएगा, माइनस आई क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा एसिडिटी को, इंक्रीज एसिडिटी मतलब pK क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज एसिडिटी का मतलब इट विल रिड्यूस pK, एंड प्लस आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एसिडिटी को, हेंस इट विल इंक्रीज करेगा pKa को। यू गॉट दिस? समझ आ गया यहां तक आपको सबको? क्लियर एकदम? वेरी नाइस। चलो तो इतना आप पहले कंप्लीट करिए, फटाफट लिख के, बहुत सारा लिखना है आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ आगे जाएंगे। Okay, so now we have completed the acidic nature of carboxylic acid. I hope it is very much clear to everyone. अब बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ONH। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, RC डबल बॉन्ड OH। अब इस वाले बॉन्ड को हम तोड़ने वाले हैं, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सो हम लेंगे बेटा 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के, विल टेक 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा इसको ना अलग तरीके से लिखना है आपको एनहाइड्राइड बनाने के लिए। ओके, वी रिप्रेजेंट इट लाइक, ओह गया, चलो वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, RCOOH। और एक और मॉलिक्यूल को ऐसे लिखेंगे RCOOH। अब इसमें से ना वाटर एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है बेटा, वाटर, H2O निकाल देना है। तो H2O एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो H2O एलिमिनेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो मिनरल एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप यूज कर सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस पेंटॉक्साइड डाल के गर्म करो। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। एक वाटर मॉलिक्यूल आपको उड़ा देना है बाहर, और बाकी बचा उसको आपस में जोड़ देना है बेटा। क्या जोड़ेंगे आपस में, देखो RC डबल बॉन्ड O, एक O बचा हुआ है जो इसके साथ जुड़ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनहाइड्राइड। व्हाट इज इट कॉल्ड, एनहाइड्राइड। जिसको अभी तक ना हम ऐसे लिखते आ रहे थे, अभी तक हम इस एनहाइड्राइड को ऐसे लिख रहे थे, RCO ट्वाइस O। बहुत बार लिखा है ऐसा आपने, देखो RCO ट्वाइस और एक बार O।
तो क्या कंपाउंड बनता है बेटा ये, एन हाइड्राइड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ले लिया 2 मोल इथेनॉइक एसिड, 2 मोल आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लेते हो 2 मोल इथेनॉइक एसिड और इसमें अगर आप डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और गर्म कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर उड़ा देगा, बचेगा आपका CH3CO 2 बार और एक क्या बचेगा, O। क्या कहेंगे इसे हम, इथेनॉइक एनहाइड्राइड, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। और वो क्या एलिमिनेट करा देगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। अंडरस्टूड। चले सेकंड रिएक्शन देखते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये बहुत बार आ चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे RCOOH और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे विद एस्टर R-OH। ये अल्कोहल में भी रिएक्शन था, एस्टरिफिकेशन, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ले लेंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन, रिवर्सिबल ये रिएक्शन होगा। और साथ में आपको लेना है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कोई भी एसिड आप ले सकते हो एज ए कैटालिस्ट। चलिए क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसका जाएगा OH, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, और अल्कोहल का जाएगा H। H2 एलिमिनेट करेंगे बेटा, प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो प्रोडक्ट बन गया आपका RCOOR-, RCOOR-। इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये RC। चलो खोल के लिखते हैं इसको सीधा, यू कैन राइट इट लाइक RCOOR-। क्या बना बेटा ये, एस्टर। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन लिखे, एक एग्जांपल लिखे, अगर सपोज हमने ले लिया यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, कौन सा एसिड लिया, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करा लेते बेटा इथेनॉल के साथ, अल्कोहल ले लिया, एसिड प्लस अल्कोहल गिव यू एस्टर प्लस वाटर, याद रखना है। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया हमने। क्या डाल देंगे इसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो क्या निकलेगा यहाँ से, OH, यहाँ से H, ज्वाइन कर देंगे, क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 COO और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5, ये वाला पार्ट C2H5O। क्या बना बेटा ये, इथाइल, 3 कार्बन और एस्टर के साथ प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। क्या कहेंगे इसे हम, इथाइल प्रोपेनोएट। क्या बनाएगा बेटा ये आपका, इथाइल प्रोपेनोएट। क्या बनाएगा ये, इथाइल प्रोपेनोएट। यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। कौन सा रिएक्शन है बेटा ये, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। अब इसका मैकेनिज्म समझो आप, ऐसे तो नहीं आ सकता है बट अगर आ गया तो लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म। चलिए बहुत सारे मैकेनिज्म वैसे भी अभी तक आप लिख चुके हो। सो हम शुरू करेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने साथ में क्या लिया था, H प्लस एसिड लिया था ना, H2SO4 या HCl, तो उसमें से क्या आ जाएगा, H प्लस। चलो बेटा होना क्या है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, H को, और H को अपने पास बुला लेगा। चलो कैसे होगा है चेक करो, कौन सा ऑक्सीजन देगा, ये वाला। तो ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस H को। तो क्या बन गया ये, RC डबल बॉन्ड, O के पास कौन आ गया, H, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया OH। चलो अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, वो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए वो कहां से आएंगे, अल्कोहल से, बिकॉज अभी तक अपने अल्कोहल तो लिया ही नहीं है। तो इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए वो कहां से मिलेंगे, अल्कोहल में से। तो अल्कोहल का O हम यहाँ पे जोड़ देंगे, देखो ये हो गया RC, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या बना लिया यहाँ पे OH। ओके, ये वाला OH तो अभी भी एज इट इज है, और यहाँ पे कौन आके जुड़ गया, O प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है OH और उसके साथ कौन है, R है, OH और उसके साथ कौन है, R है। समझे यहां तक। चलो ये इंटरमीडिएट कैसा बना, टेट्राहेड्रल। देखो इसका 4 वैलेंसी है, क्या बनाइए, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। चलिए अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में होना है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन ट्रांसफर। लेट्स डू प्रोटॉन ट्रांसफर। चलिए कहां से होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, देखिएगा ध्यान से। ओके, तो जो आपका OH प्लस था, ये वाला OH प्लस, ये क्या करेगा, इस H से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, H को भगा देगा। तो H को जो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए वो कौन देगा, एक ऑक्सीजन देगा। कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला।
तो देखो क्या हुआ, आर सी ओ एच, यहां पे हो गया ओ आर, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, जो एच अकेला हुआ उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिला, इस सोर्स से मिला, तो ये हो गया प्लस। समझ रहे हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है पूरा मैकेनिज्म एस्टेरिफिकेशन का। चलिए इस स्टेप के बाद का स्टेप है वाटर एलिमिनेट करना है। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर उठा लेंगे हम, वाटर को कर लेंगे एलिमिनेट। चलो वाटर को करेंगे एलिमिनेट बे भाई। चलो क्या हो गया, ये आर सी ओ एच ओ आर, वाटर चला गया, यहां क्या हो जाएगा प्लस, राइट। चलिए लास्ट स्टेप में हमने क्या करा, वाटर एलिमिनेट करा ना, एस्टर बन जाना चाहिए था। ओके, दो स्टेप साथ में करने हैं। ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे देगा, तो यहां क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा प्लस। देखो एस्टर बन चुका है, सी डबल ओ आर, बट एक एच ज्यादा है, क्या कहेंगे इसे, प्रोटोनेटेड एस्टर। कोई नहीं, इसको एक बार वापस लिखेंगे, लेट मेक द थिंग क्लियर। एंड लास्ट स्टेप में ये एच के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लिया जाएगा, यहां से एच प्लस गया, क्या बन गया ये एस्टर। ये बहुत रेयर लोगों को मैकेनिज्म लिखना आता है, ये तो वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलो एक बार वापस लिखते हैं मैकेनिज्म पूरा, एक बार वापस लिखते हैं, सुनना। शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, सारे एरो रिवर्सिबल। हमने क्या लिया था, एसिड, कहां से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे, ओ से, क्या हो गया ऊपर O प्लस एच ओ एच। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, H को जाके इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर उठा लिए, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिलेंगे, अल्कोहल से। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिलेंगे बेटा, अल्कोहल से। अल्कोहल क्या हो जाएगा, R डैश OH, तो अल्कोहल से इलेक्ट्रॉन पेयर किसको मिलेंगे, कार्बन को, तो ये क्या हो जाएगा R C, ये हो गया OH। ये ऑलरेडी एक OH तो है ही, और यहां पे कौन जुड़ गया आके, OH R, ये O कैसा है प्लस। पता चला यहां तक क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन ने H को इलेक्ट्रॉन पेयर देके पास में बुलाया, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर लिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर मिले अल्कोहल से। चलिए O प्लस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, H को भगा देगा। H को इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिल जाएंगे, इस ऑक्सीजन से, तो प्रोटॉन इधर आ जाएगा, राइट। यू विल गेट RCOH, क्या हो गया यहाँ पे OR, और ये क्या हो गया OH2 प्लस। अब ये इधर से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बदले में ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, H का, तो H चला जाएगा यहाँ से। दो स्टेप मैंने साथ में कर लिया है, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड हो, ये हो गया OR, और क्या एलिमिनेट हो गया H2O, और क्या एलिमिनेट हो गया H प्लस। समझ आ रहा है मैकेनिज्म, प्रैक्टिस बहुत मांगेगा ये मैकेनिज्म, तब जाके आपने मैकेनिज्म्स लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा, रिएक्शन विथ PCl5 PaCl3 SOCl2। सिंपल से रिएक्शन है बेटा, लेट्स से RCOCl, सॉरी RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में है ना। चलो इसमें डाल देते हैं PCl5, व्हाट विल हैपन, सिंपली दिस OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, OH will be replaced by Cl, what you will get, acid chloride, RCOCl। क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट विल बी POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में किया था, जहां पे अल्कोहल से आपने हेलो अल्केन बनाया था, तो ये अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका OH रिप्लेस होगा हेलोजन से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एसिड क्लोराइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये एसिड क्लोराइड। चलिए PCl3 की जगह आप यही रिएक्शन PCl5 की जगह PCl3 से भी कर सकते हो, सेम चीज होने वाला है। यू विल गेट RCOCl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होता है, H3PO3। यही सेम काम आप SOCl2 से भी कर सकते हो। क्या मिलेगा यहाँ पे, RCOCl, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, SO2 प्लस HCl। इसे हम प्रीफर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके दोनों प्रोडक्ट किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में जो मिक्सचर से एस्केप हो जाएंगे, तो इसीलिए हम SOCl2 को प्रिपेयर करते हैं। और यही सेम टू सेम आपको अल्कोहल में भी स्टेटमेंट था बेटा, अल्कोहल में भी यही स्टेटमेंट था। ये बहुत मगजमारी, अलग अलग कलर सारी तो ले।
ले चलेगा, अलग अलग कलर है। ठीक है, तो कौन सा मेथड ज्यादा प्रीफर करेंगे हम? ये SOCl2 वाला, क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट गैसियस है। तो होना क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में इनमें से कोई भी रिएजेंट डालोगे, PCl3, PCl5, SOCl2, तो OH को रिप्लेस कौन कर लेगा? क्लोरीन कर लेगा, हेलोजन OH को रिप्लेस कर लेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। चलो ये थोड़ा बड़ा सा रिएक्शन है अमोनिया के साथ, लेट अस सी। अब आपको एक्चुअल में 2 रिएक्शन लिखने हैं, ओके, इंपॉर्टेंट वन, रिएक्शन विथ अमोनिया। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे, तो विल स्टार्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, किससे रिएक्ट कराएंगे? अमोनिया के साथ। अमोनिया कैसा होता है? बेस। तो ये अपना H+ किसको दे देगा? अमोनिया को। क्या बन जाएगा? ये खुद RCOO- और अमोनिया क्या बन जाएगा? NH4+। क्या आयन बना ये? अमोनियम, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। यहां पे आपको एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिख के दे दिया है, तो हम एसिटिक एसिड में अमोनिया डालेंगे। पहले क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को आप जैसे ही गर्म करते हो, अमोनियम एसीटेट को आप जैसे ही गर्म करोगे, चलो गर्म करने से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहां से H2 निकालेंगे, यहां से एक O निकालेंगे, ये बन जाएगा RCONH2। क्या बना बेटा? अमाइड। R नहीं था आपका, कौन सा था? CH3 था ना, CH3 लिख देते हैं भाई। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? इथेनमाइड। 2 कार्बन है ना, इथेनमाइड IUPAC नेम है, या आप लिख सकते हो एसीटेमाइड, कॉमन नेम लिख सकते हो एसीटेमाइड, IUPAC नाम है इथेनमाइड, 2 कार्बन। तो रिएक्शन क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, एसिड प्लस बेस, अपना H इसको दे देगा, ये बन जाएगा RCOO- एसिटेट आयन, और ये बन जाएगा NH4+ अमोनियम आयन। इसको गर्म करते इधर से H2 और इधर से H निकाल देना है, वाटर निकाल के बचेगा CONH2, इसे हम कहेंगे अमाइड कंपाउंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लेके रिएक्शन करते हैं बेंजोइक एसिड से। तो बेटा बेंजोइक एसिड लिया, अमोनिया से रिएक्शन कराया, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और क्या बनेगा? पहले अमोनियम बेंजोएट। क्या बनेगा बेटा? ये COO- NH4+। गरम करते ही वाटर निकल जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट? बेंजामाइड, CONH2। व्हाट यू विल गेट? बेंजामाइड, CONH2, बेंजामाइड, CONH2। ये क्या है आपका? अमोनियम बेंजोएट। दिस इज अमोनियम benzoate and that is benzamide. Understood? चलिए अब एक खतरनाक रिएक्शन लिखना है इसका, प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड। इसमें हम शुरू करेंगे थैलिक एसिड से, बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको आगे और यूज करना है। हम शुरू करेंगे थैलिक एसिड। याद है आपको थैलिक एसिड? 2COOH। कौन सा एसिड है बेटा? थैलिक एसिड। ठीक है, चलिए थैलिक एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे पहले अमोनिया के साथ। 2 मोल लेना पड़ेगा क्योंकि 2COOH है, तो दोनों जगह सॉल्ट बनेगा। ये भी हो जाएगा COO- NH4+, और ये भी हो जाएगा COO- NH4+। इसे हम कहेंगे अमोनियम थैलेट। क्या कहेंगे बेटा? अमोनियम थैलेट। चलो अमोनियम थैलेट को गर्म करते हैं, तो दोनों जगह से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये भी हो जाएगा CONH2, ये भी हो जाएगा CONH2। तो ये हो गया बेटा CONH2, ये भी हो गया CONH2। इसे क्या कहेंगे? थैलेमाइड, थैलेमाइड, 2 बार CONH2। थैलेमाइड को अगर आप और गर्म करोगे तो एक और अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो अमोनिया निकलेगा। देखो यहां से NH2 जाएगा, यहां से H जाएगा, यहां से NH2 जाएगा, यहां से H जाएगा, बचेगा क्या? NH, और ये NH इन दोनों CO के बीच का लिंक हो जाएगा। CO और दोनों CO के बीच का लिंक क्या हो जाएगा बेटा? NH, और बाकी आपका बेंजीन रिंग है एज इट इज। तो इसको हम कहते हैं थैलीमाइड, इमाइड, आई को हाईलाइट करूंगा मैं, इमाइड। और ये क्या? थैल अमाइड, अमाइड एंड इमाइड, थैलीमाइड।
तो हमने शुरू कहां से किया, थैलिक एसिड, अमोनिया डाला, सॉल्ट बना, COO माइनस NH4 प्लस, COO माइनस NH2 प्लस, गर्म किया, दोनों जगह हो गया CONH2 CONH2, थैलेमाइड। थैलेमाइड को अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तो एक अमोनिया एलिमिनेट होगा और दोनों CO के बीच में NH का बॉन्ड बनेगा, उसे हम कहते हैं थैलीमाइड। अगले चैप्टर में हम प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए थैलीमाइड को यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अमाइन जब बनाएंगे ना NH2 कंपाउंड, वहां पे हम इस थैलीमाइड को यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए ओके, सो वी हैव सम मोर रिएक्शंस अवेलेबल, खत्म ही करते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, अब बाकी सारे जो बचे हैं वो। अब बेटा नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन ड्यू टू एंटायर COOH। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा खाली H का रिएक्शन एसिडिक नेचर, फिर OH का रिएक्शन जहां पे आपने OH को रिप्लेस करा अलग अलग रिएजेंट से, और ये लास्ट क्या है, रिएक्शन ड्यू टू एंटायर COOH। पूरे के पूरे COOH से क्या रिएक्शन होंगे चेक करो। चलो, सो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन। डाइबोरेन does not easily reduce the functional groups such as ester, nitro, halo, etc. Sodium borohydride does not reduce the carboxylic group. अब यही तो सारी ट्रिक होती है, राइट? चलिए पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव RCOOH, इसे करेंगे रिडक्शन। चलो क्या यूज करें, either you can use lithium aluminum hydride or you can use diboron B2H6। ज्यादा किसको प्रीफर करेंगे, B2H6 को प्रीफर करेंगे हम, राइट? चलिए क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन से क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह दिस विल बिकम RCH2OH। क्या बन गया ये, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल। अब डाइबोरेन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को, नाइट्रो को, हैलो को, इन ग्रुप को डाइबोरेन रिड्यूस करता नहीं है। ओके, सो डू वी हैव एनी अदर एग्जांपल गिवन यार? चलो बुक में एक ही एग्जांपल लिखा है, ईथर मीडिया है, दो स्टेप का रिएक्शन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मीडिया कौन सा, ईथर। दो स्टेप रिएक्शन है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूंगा, ध्यान से देखना। The example is, suppose we have a compound, okay, let's say हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, suppose we have this compound, right? कौन कौन सा ग्रुप है, एस्टर, COO, नाइट्रो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें हम डालते हैं डाइबोरेन, बेटा डाइबोरेन खाली किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, और डाइबोरेन किसी को भी हाथ लगाने वाला नहीं है, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। खाली लास्ट में यहां पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ये CO की जगह क्या हो जाएगा, अल्कोहल, वो निकल जाएगा। बाकी जो ग्रुप है एस्टर, नाइट्रो, उन सबको कोई इफेक्ट होना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बात, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। ऐसा कौन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, दैट इज NaBH4। रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं उसे भी कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें अगर आपने डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, there will be no reaction. There will be no reaction. So कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए डाइबोरेन B2H6। डाइबोरेन का खासियत क्या है, डाइबोरेन का खासियत है कि वो खाली कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक करके उसको अल्कोहल बना देगा, बाकी किसी भी ग्रुप को वो असर करता नहीं है। और ऐसा कौन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, दैट इज NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। चलो डीकार्बोक्सिलेशन, ये 11 का रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड
lose carbon dioxide to form hydrocarbon when their sodium salts are heated with sodamide. So we will take sodium salt of carboxylic acid. इससे हमें गर्म करना है सोडामाइड के साथ. सोडामाइड होता है मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO इन रेशियो ऑफ 3/1. क्या कहते हैं बेटा इसे? सोडा अमाइड. राइट, सॉरी सोडा लाइम. सोडा अमाइड तो NaNH2 होता है. सोडा लाइम, लाइम है ना NaOH प्लस CaO. CaO इज लाइम. सोडा लाइम के साथ. तो बेटा क्या होगा पता है? ये पूरा CO2 भगा देना है यहां से. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाएगा. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? CO2 रिमूव्ड. दैट इज द मीनिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. राइट, चलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CO2 निकाल दो. क्या बच गया? अल्केन बच गया. और CO2 कहां जाएगा? दिस विल गोज इन फॉर्म ऑफ Na2CO3. Na2CO3 के फॉर्म में आपका दूसरा प्रोडक्ट निकलने वाला है. राइट, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ये R के साथ क्या लिखेंगे? H लिखना पड़ेगा आपको. लिख देते हैं, एग्जांपल लिखते हैं. ठीक है, ओके. लेट्स टेक सॉल्ट ऑफ सोडियम ब्यूटेनोएट. 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 COO Na. क्या है बेटा ये? सोडियम ब्यूटेनोएट. क्या है ये? सोडियम ब्यूटेनोएट. इसे गर्म करेंगे सोडा लाइम NaOH प्लस CaO. गर्म करेंगे, क्या होगा बेटा? ये पूरा CO2 यहां से निकाल देना है. 3 कार्बन बचे. क्या बन जाएगा ये? प्रोपेन. क्या बन जाएगा ये? प्रोपेन. प्लस क्या निकलेगा? Na2CO3. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो रिडक्शन आया, डीकार्बोक्सिलेशन आया. अल्कली मेटल salts of carboxylic acid also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution and form hydrocarbon having twice the number of carbon atom present in the alkyl group of acid. This reaction is known as Kolbe's electrolysis. ये 11th में था. Kolbe's electrolysis 11th में था. Kolbe में हम क्या करते हैं? हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH. सुनो, इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. बेटा इसके 2 मोल लेते हैं. सुनो, इसके 2 मोल लेते हैं और इसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ये 11th में था. इलेक्ट्रोलिसिस करने से ये जो कार्बन चेन है R वाला पार्ट वो आपस में जुड़ जाएगा और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा. 11th में था ये. लेट्स टेक एग्जांपल. अगर आपके पास है CH3 CH2 COOH. 3 कार्बन है बेटा प्रोपेनोइक एसिड. ये तो बुक में लिखा भी नहीं है, इन्होंने ऐसा लिखा है फ्रॉम 11 स्टैंडर्ड. ओ माय गॉड, मतलब तुम्हारे पिछले जन्म की बात करी गई है. इलेक्ट्रोलाइसिस. तुम कितने छोटे छोटे थे ना, 10th में तो आए थे, एकदम इमैच्योर. अभी वैसे ही हो. तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होगा? चलो देखो, ये COOH तो निकल जाएगा. ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार आपस में जुड़ जाएगा. बेटा ये वाला जो पार्ट है आगे का, ये 2 बार आपस में जुड़ जाएगा. तो क्या जुड़ जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3. क्या बना बेटा? ब्यूटेन. और 2 मोल CO2 निकल जाएगा. इसका मैकेनिज्म भी था 11th में इसका मैकेनिज्म भी था. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये पूरा होता है. तो हमें क्या याद रखना है? कोल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये जो पार्ट है कार्बन चेन वो डबल हो जाएगा. अल्केन मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? अल्केन. तो अगर बेटा यहां पे हेक्सेन चाहिए, अगर यहां पे मुझे हेक्सेन चाहिए तो एसिड कौन सा लेंगे? अगर यहां पे हेक्सेन चाहिए तो एसिड कौन सा लेंगे? हेक्सेन चाहिए तो एसिड कौन सा लेंगे? ब्यूटेनोइक. क्योंकि हेक्सेन मतलब 6 कार्बन. 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. 3 कार्बन आपका चेन होगा. ये 3 कार्बन और एक COOH साथ में. 3 कार्बन और साथ में COOH आपको लेना पड़ेगा. मतलब क्या लेना पड़ेगा? ब्यूटेनोइक एसिड. अगर यहां पे ब्यूटेनोइक एसिड होगी, 3 कार्बन होगा, तो प्रोडक्ट के बाद क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 कार्बन बनेगा हेक्सेन. और ये COOH तो निकल ही जाएगा. अंडरस्टूड? अब आएगा एक खतरनाक रिएक्शन, हेल-बोलहार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन. और ये है कल नहीं, आज, अभी इसी वक्त, क्योंकि खत्म हो रहा है स्लाइड पूरा. क्या कल?
कल किसने देखा? चले, हैलोजिनेशन बेटा, हैलोजिनेशन है हेल, वॉलहार्ड, ज़ेलिंस्की रिएक्शन। और हैलोजिनेशन कहां होगा? अल्फा हाइड्रोजन पे। इंपॉर्टेंट, कहां होगा हैलोजिनेशन? अल्फा मतलब COOH के बाजू में। सो लेट्स से वी हैव RCH2 COOH। आपका अल्फा कार्बन कौन सा है? COOH के बाजू वाला। ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है? COOH के बाजू वाला कार्बन क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन। क्या रिएजेंट है देखो तुम। ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। तो बड़े प्यार से ये जो अल्फा वाला एक हाइड्रोजन है वो निकल के उसकी जगह पे हैलोजन आ जाएगा। कौन सा रिएजेंट लेना है? Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस। क्या लेना है? Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा? इसका भी हाइड्रोलिसिस। राइट, 2 स्टेप रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन है? हेल, वॉलहार्ड, ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल, वॉलहार्ड, ज़ेलिंस्की रिएक्शन। You can take simple example. If you have say प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप प्रोपेनोइक एसिड को पहले स्टेप में ट्रीट करोगे विथ हैलोजन एंड रेड फॉस्फोरस, सेकंड स्टेप में आप उसको ट्रीट करो पानी के साथ, तो अल्फा मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकल के क्या आ जाएगा वहां पे? क्लोरीन। ये हो गया COOH। नाम क्या है इसका? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना ये बेटा? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इट इज 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अंडरस्टूड? हम आगे चैप्टर के एंड पे। रिंग में सब्स्टिट्यूशन, लास्ट में यही होता है कि बेंजीन रिंग में अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और सब्स्टिट्यूशन करना है तो कहां होगा सब्स्टिट्यूशन? तो पहली बात तो ये COOH इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड में खींचा था। इलेक्ट्रॉन खींचता है मतलब ये ग्रुप कैसा होगा? डीएक्टिवेटिंग। कैसा होगा ये ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग। और दूसरा, जब भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है तो वो डायरेक्ट कहां पे करता है? मेटा पोजीशन पे। तो ये कैसा होगा नेचर में? मेटा डायरेक्टिंग। चलो एक आध रिएक्शन इसका देखते हैं। कौन सा रिएक्शन दिया है बुक में आपको? तो बुक में आपको दिया है इसका नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो पहले नाइट्रेशन करते हैं बेटा। चलो, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। कौन सा ग्रुप आएगा? नाइट्रो। कहां पे आएगा? मेटा पे। कहां पे आएगा नाइट्रो ग्रुप? मेटा पे। और ब्रोमिनेशन करना है तो क्या लेंगे? Br2 FeBr3। कौन सा ग्रुप आएगा? Br। कहां पे आएगा? मेटा पे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स लास्ट में लिखी अलग कलर से मैंने। दे विल डू नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों भाई? क्या दिक्कत है इसको? क्यों फिडल-क्राफ्ट नहीं होगा? रीजन है इसका, द कार्बोनिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। और फिडल-क्राफ्ट में कैटालिस्ट क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3। द कैटालिस्ट एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसका फिडल-क्राफ्ट कराने गए, इन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आपका जो रिएजेंट है ना, कैटालिस्ट होता है एनहाइड्रस AlCl3। ये कैटालिस्ट किससे बॉन्ड हो जाएगा? कैटालिस्ट विल बॉन्ड टू COOH ग्रुप। कैटालिस्ट COOH से बॉन्ड हो जाएगा, इसीलिए फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते हैं। इसीलिए फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते। खास ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि इसका जो कैटालिस्ट है AlCl3 वो बॉन्ड हो जाता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। राइट, चलिए मुन्ना सांस लेंगे अब। यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन वाला एसिड। कहाँ यूज करेंगे इसको? रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज।
एक एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इथेनॉइक एसिड सॉल्वेंट एंड विनेगर, वी नो दैट। हेक्सेनॉइक एसिड, नाइलॉन 66, इसका पूरा चैप्टर है पॉलीमर का। नाइलॉन 66 में हम यूज करेंगे हेक्सेन डायोइक एसिड। कौन सा एसिड? हेक्सेन डायोइक। हेक्सेन डायोइक मतलब 6 कार्बन डायोइक। इसको तुमने एडिपिक एसिड नाम दिया था स्टार्टिंग में, आईयूपीएससी का टेबल था ना, वहां पे इसका एडिपिक एसिड नाम था, हेक्सेन डायोइक एसिड। एस्टर, एस्टर की बहुत अच्छी स्मेल होती है तो उसको यूज करा जाता है परफ्यूमरी में। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यूज करा जाता है फॉर फूड प्रिजर्वेशन। सोडियम बेंजोएट यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। सोडियम बेंजोएट यूज होता है फॉर फूड प्रिजर्वेशन, लास्ट चैप्टर में आएगा इसके बारे में। एंड हायर फैटी एसिड्स जो साबुन में यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये सारे साबुन में होते हैं, आप साबुन के पीछे पढ़ सकते हो। So that's the end of the theory part of the chapter। अगले क्लास में और बहुत सारी चीजें करनी है। पहले तो इसका समरी लिखेंगे कल के क्लास में हम, और समरी लिखने के बाद ओहो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व। तो अभी ये खत्म हुआ नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।